तो फरीदपुर में कोचिंग आप कब से पढ़ा रहे हैं? सन 2013 में हमने 10 जुलाई को यहाँ पर ओपन की थी कोचिंग। अभी तक देखा जाए तो कितने बच्चों का सिलेक्शन आप दिलवा चुके हैं? देखिए, बात सिलेक्शन की होती है तो हमारे सेंटर से लगभग 1000 प्लस बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया। क्या बात कर रहे हैं आप? 1000 प्लस। मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो मैथ है जी। मैथ में बच्चों की क्वालिटी हम नंबर 1 देते हैं। हम एक छोटे से कस्बे में फरीदपुर में है, लेकिन हमारी जो क्वालिटी है वो आप बच्चों से कभी पता कर लेना, वो क्वालिटी जो है दिल्ली या लखनऊ या कोटा से किसी से कम नहीं मिलेगी। सीरियसली? बिल्कुल। जो नर्वस फील करते हैं कोचिंग में बैठते हुए या कोई डाउट अपना पूछना चाहें तो वो नहीं बोल पाते हैं, तो उन पे फोकस करें टीचर, तो मजा आता है। हमारा उद्देश्य नहीं होता कि जो बच्चा होशियार है उसको लेके चलना है। हमारा उद्देश्य रहता है कि जो बच्चा सबसे पीछे है, जो 0 नंबर पे है, उसके हिसाब से क्लास को लेके चलते हैं। जिसने जीवन में कभी भी मैथ नहीं सीखी है तो एम एस सर से जो है वो मैथ 100% सीख सकते हैं। तो अपना जो क्षेत्र है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से आता है, तो इसमें सबसे पहले तो प्रॉब्लम आती है लड़कियों की लिए कि माँ बाप जो है भेजना नहीं चाहते हैं, और भेजते भी है तो कहीं ना कहीं उनकी समस्या आती है आर्थिक स्थिति की। कुछ बच्चे मान लीजिए ओवर एज हो गए या कई बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बन पाते हैं किसी कारणवश, तो उनके पास कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? देखिए, ये आपने क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा किया है और हमसे बच्चे करते भी हैं। अगर स्किल बेस पे देखा जाए कि पढ़ाई के साथ साथ अगर हम किसी स्किल को भी अपने आप डेवलप करते रहें तो क्या वो इफेक्टिव नहीं रहेगा? जैसे हम स्टडी कर रहे हैं, साथ साथ में कोई चीज़ ऐसी सीखे जो हमारे लाइफ में काम में आए। और मेरा मानना यह है, आप जिस क्षेत्र से जुड़े तो उस क्षेत्र में जुड़े रहें, उसको छोड़े ना। अगर छोड़ दिया तो आप लॉस में चले जाओगे, क्योंकि हम जब कोई काम स्टार्ट करते हैं तो काम छोटे से ही स्टार्ट किया जाता है, तभी आप मंजिल पर पहुँच पाएंगे बड़ी। और अगर हम छोटा ही स्टार्ट नहीं करेंगे तो बड़ी कैसे पहुँच पाएंगे? कहते हैं सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, ये तो एक वो चीज होती है जो आपको नींद ही नहीं आने देती। नमस्कार, मैं हूं राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राजा का शो। आज के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट होने वाले हैं मिस्टर महेंद्र सिंह चौहान, जो प्रोफेशन से एक टीचर हैं और फरीदपुर में एमएस कंपटीशन पॉइंट नाम से अपनी कोचिंग चला रहे हैं। एक छोटे से गांव से निकलकर कस्बे या शहर में एक कोचिंग सेंटर खोलना आपको छोटी बात लग सकती है, जहां पर ऑलरेडी अच्छे कोचिंग सेंटर मौजूद हैं, मगर अपनी मेहनत और लगन से और लगातार बच्चों के सिलेक्शन से अच्छे कोचिंग सेंटर्स में अपनी जगह बनाना, ये सच में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये एपिसोड आपको सच में बहुत इंस्पायर करने वाला है, सो वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको? बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, आपके शो में आने का, और आपको और आपके सभी दर्शकों के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो कंफर्ट तो है ना आप? हाँ बिल्कुल है। शो जो है स्टार्ट किया जाए। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। देखिए, मेरा नाम जो है महेंद्र सिंह चौहान है। मैं खटेली का रहने वाला हूँ, जो फरीदपुर से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, और इस समय जो है मैं प्रॉपर तरीके से फरीदपुर में रह रहा हूँ, और सन 2013 से यहाँ पर मैं आया था। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि कोचिंग की जर्नी आपने स्टार्ट कैसे की? मेरा एक छोटा सा सपना था, जब मैं जो है स्टडी कर रहा था अपनी क्लास 8th में, तो जो मेरा सब्जेक्ट है फेवरेट वो मेरा मैथ है। तो उसी समय से जब हम 8th में पढ़ रहे थे तो उसी समय से विचार किया था कि मेरा जो टारगेट है वो टीचिंग का रहेगा। अच्छा। हाँ, तो मैं जब 8th में पढ़ रहा था तो उसी समय से ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था 8th के बच्चों को ही। ये किस समय की बात है? ये लगभग 2000 के आसपास की बात है। तो फरीदपुर में कोचिंग आप कब से पढ़ा रहे हैं? सन 2013 में हमने 10 जुलाई को यहाँ पर ओपन की थी कोचिंग। अच्छा। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि और भी कॉम्पिटिटर हैं यहाँ पे, तो उनसे कैसे बीट करेंगे? देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको हर जगह कंपटीशन मिलेगी। आपको स्वयं पर यह भरोसा रखना चाहिए कि हमारे अंदर क्षमता क्या है और हमारे अंदर क्वालिटी क्या है, और इसके अलावा आप धीरे धीरे जब उस लक्ष्य में जाएंगे, उसकी ओर जाएंगे, क्षेत्र की ओर, तो कहीं ना सफलता मिलेगी। और हमें खुद पे भरोसा था, अपनी काबिलियत पे भरोसा था कि हम इस क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। तो उस समय आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा आपको, नहीं? जब हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो थी कि बच्चों को कैसे अपने पास बुलाया जाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। तो जानकारी तो मुझे थी कि किस प्रकार से काम करना है, और यहाँ पे हमारे परिचित भी रिलेशन में काफ़ी लोग थे, लेकिन हमने उनसे भी संपर्क नहीं किया है, क्योंकि हमें खुद के ऊपर भरोसा था। तो हमने इससे स्टार्टिंग में सबसे पहले 1 साल के लिए स्कूल ज्वाइन किया था फरीदपुर में, जिससे कि वो हमें जान सके। जी। जब हमारी वहाँ से जान पहचान हो गई तो फिर हमने
1 साल के बाद फिर कोचिंग स्टार्ट कर दी और उसके माध्यम से बच्चे हमें मिलने लगे। जब हमने काम स्टार्ट किया तो 1 या 2 बच्चे स्टार्टिंग में थे। जब हमने उनका रिजल्ट बेहतर दिया तो हमारे पास और भी बच्चे जुड़े। तो किस स्कूल में या किस कॉलेज में आपने पढ़ाना स्टार्ट किया था? एक जो है स्कूल है स्टेशन के पास में, शारदा विद्या मंदिर है, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था पढ़ाना। अच्छा, ये किस जगह पड़ता है? ये फरीदपुर में ही पड़ता है, स्टेशन के पास में ही है बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो करंट टाइम में अभी आप कितने बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं? प्रेजेंट टाइम पे इस समय लगभग 350 के आसपास बच्चे हमारे पास मौजूद हैं और सब कंपटीशन की ही हैं। इसमें आपकी आती है फोर्स की जितनी भी हैं वो हैं, प्लस एसएससी के हैं और टेट हैं, सी टेट हैं, इस तरीके से बच्चे हमारे पास हैं। तो 350 बच्चे एक बहुत बड़ा नंबर होता है। इस पीरियड में देखा जाए तो ऑनलाइन के मामले में ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन को ही प्रेफरेंस देते हैं। देखिए राजा भाई, जैसे अभी इस समय हमारे पास बच्चे कम हो गए हैं, नहीं तो जो पिछला एग्जाम हुआ था ईबी पुलिस का कांस्टेबल वाला, उसमें हमारे पास लगभग 600 बच्चे थे। लेकिन उसमें हमारी मेहनत है बच्चों के साथ में, उसमें हमने बच्चों को दिन में भी पढ़ाया था और हमने ऑफलाइन बच्चों रात में भी पढ़ाया था। अभी तक देखा जाए तो कितने बच्चों का सिलेक्शन आप दिलवा चुके हैं? देखिए बात सिलेक्शन की होती है तो हमारे सेंटर से लगभग 1000 प्लस बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है। क्या बात कर रहे हैं आप? 1000 प्लस अभी तक? हाँ, जिसमें मतलब आर्मी के, टेट के, सी टेट के, पुलिस के सभी बच्चों को शामिल किया गया। तो आप सीजीएल या डिफेंस की जितनी भी वैकेंसी आती है उन सारी वैकेंसियों का या सारे एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं? मेरा जो लेवल रहता है वो 0 से 100 रहता है। हमारे पास जो बच्चा पढ़ता है तो हम इस तरीके से पढ़ाते हैं वो हमारा बच्चा किसी भी एग्जाम में बैठे, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे बैंक का हो, चाहे पुलिस का हो, वो किसी में भी पीछे ना रह जाए। तो हमारा टारगेट जो रहता है जितने भी सब्जेक्ट आते हैं कंपटीशन में वो उसके कंप्लीट कराते हैं पहले। अच्छा। और फिर उसके जिस में उसको अप्लाई करना होता है उसी के अनुसार हम प्रैक्टिस कराते हैं। तो एक बार अपनी कोचिंग का भी आप नाम बता दें कि किस नाम से आप अपनी कोचिंग रन करते हैं फरीदपुर में? मेरी जो कोचिंग है वो IMS कंपटीशन पॉइंट के नाम से है और हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। जो यूट्यूब पे चैनल है हमारा वो भी MS कंपटीशन पॉइंट के नाम से ही है। अच्छा अच्छा, तो आप अपनी कोचिंग में अकेले ही सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं या और भी आपके टीम मेंबर्स हैं? देखिए मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो मैथ है जी। मैथ में बच्चों को क्वालिटी हम नंबर 1 देते हैं। हम एक छोटे से कस्बे में फरीदपुर में है, लेकिन हमारी जो क्वालिटी है वो आप बच्चों से कभी पता कर लेना, वो क्वालिटी जो है दिल्ली या लखनऊ या कोटा से किसी से कम नहीं मिलेगी। सीरियसली? बिल्कुल, आप हमसे भी, आप हमारे बच्चों से जाकर के कभी भी इंटरव्यू उनसे लेना और जानकारी लेना आप कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है। हमने ऐसे ऐसे बच्चों को सिलेक्ट कराया है जो बेचारे बहुत ही कमजोर थे और आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी। टीचर का देखो मतलब ही यही होता है, जरूरी नहीं है कि जो एडवांस बच्चे हैं उन्हीं पे फोकस करें। टीचर का मतलब होता है जो बैक बेंचर्स होते हैं बेसिकली, या जो नर्वस फील करते हैं कोचिंग में बैठते हुए, या कोई डाउट अपना पूछना चाहें तो वो नहीं बोल पाते हैं, तो उन पे फोकस करे टीचर, तो मजा आता है कोचिंग। देखिए हमारे बैच में लगभग 50 या 100 बच्चे लगभग रहते हैं। तो हमारा उद्देश्य नहीं होता कि जो बच्चा होशियार है उसको लेके चलना है। हमारा उद्देश्य रहता है कि जो बच्चा सबसे पीछे है, जो 0 नंबर पे है, उसके हिसाब से क्लास को लेके चलते हैं। जब वो बच्चा सही हो जाएगा तो जितने बच्चे आगे हैं वो सब अपने आप में सही हो जाएंगे। और हमारा टारगेट भी यही रहता है कि हम 0 से 100 लेके जाएं। पढ़ाने का भी तरीका यही होना चाहिए सबका कि सरल से कठिन की ओर चले। बिल्कुल सही बात। लेकिन क्या है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है तो बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो इसी हाथ से चलते रहते हैं। बच्चा हमारा किस में कमजोर है, कहाँ पे उसे प्रॉब्लम आ रही है, उससे कोई मतलब नहीं होता, तो वहीं से बच्चा जो है पीछे रह जाता है। अच्छा, क्या महेंद्र सर ने कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है क्या? देखिए एग्जाम की तैयारी हमने की है, रेलवे की है और यूपी SSC की है, जिसमें हमने इंटरव्यू तक पहुंच गए थे, लेकिन किसी कारणवश जो है नहीं हो पाया हमारा। और रेलवे में हमने एग्जाम निकाले हैं लेकिन वहाँ पे हमारा मन नहीं था जॉब करने का। तो ऐसा क्या रीजन रहा होगा कि आपने अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू नहीं किया कि हम किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं? कोचिंग का फिर रुझान कैसे आ गया आपके दिमाग में? ऐसा है, 2013 में जब हम आए थे तो हमारी एज जितने भी फोर्स के हैं लगभग ओवर एज हो गई थी। अच्छा। और फिर जब विचार जब तक आया तब तक वहाँ पे टाइम ही नहीं बचा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ गई कि जिम्मेदारियों के आगे हमें फिर अपनी तैयारी को नहीं आगे मौका मिला। अच्छा, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि जिस स्थिति से आपने पढ़ाई शुरू की या जिस गांव से आप निकले, तो अपने आप को यहाँ तक पहुँचाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मार्केट में या आज अगर हम देखें तो यूपीएससी के अलावा आज की डिमांड में ऐसे कौन कौन से एग्जाम हैं जिनमें बच्चे रुचि रखते हैं अपनी? देखिए वैसे तो बच्चों की रुचि के बेस पर होता है कि बच्चे की रुचि किस में है, लेकिन मैंने जो देखा है ज़्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से जो बच्चे वो फोर्स में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं।
फोर्स का मतलब है आपका यूपी पुलिस ले लो, मतलब पुलिस का कोई भी एग्जाम ले लो, इसके अलावा आर्मी में ज़्यादातर बच्चों का फोकस रहता है। तो अग्निवीर का भी काफी क्रेज है, जैसे कि तो बच्चे आते होंगे अग्निवीर के। हाँ, अग्निवीर का जो सबसे ज़्यादा क्रेज है, उसमें जो है ग्रामीण क्षेत्र बच्चे ज़्यादा आते हैं उसमें, और बच्चों के अंदर एक जुनून भी रहता है। जो अग्निवीर के बच्चे होते हैं उनमें आप जो है अभी देखा जाए तो जो नए बच्चे हैं, कहने मतलब अभी अभी जो इंटर पास आउट किए हैं या फिर जो ग्रेजुएशन में आने वाले हैं, तो वो बच्चे आपके पास ज्यादा आ रहे हैं या फिर 10th के या 12th के ही बच्चे आने लगते हैं आपके पास? देखिए राजा भाई, मेरा मानना यह है कि पहले तो बच्चे को इंटर तक अपनी स्टडी जो है वो अच्छे तरीके से करनी चाहिए, कि जिससे उनका रिजल्ट अच्छा हो जाए। लेकिन इसके बाद जैसे ही उनका इंटर हो पाए वैसे ही जो है तैयारी जरूर करनी चाहिए कंपटीशन की। ज़्यादातर बच्चे जो हमारे पास इंटर प्लस ही आते हैं। अच्छा। हाँ, जिन्होंने इंटर कर लिया है वही बच्चे तैयारी करते हैं। और मेरा मानना ये भी है कि भले ही किसी बच्चे की एज अगर हो गई है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तब भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आज का बच्चा जो है वो बहुत पढ़ रहा है, तो कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, तो बच्चों को हमेशा एडवांस में तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, आपको पढ़ाने का देखा जाए तो बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप कह रहे हैं 2013 से आपने कोचिंग लगाना शुरू किया था, तो उस हिसाब से देखते हैं कि आपने बहुत से बच्चों को पढ़ाया होगा। बेसिकली जब बच्चा तैयारी के समय में देखा जाए तो क्या क्या उनको दिक्कतें आती होंगी, या किन चीजों में वो कमजोर महसूस करता है जब वो तैयारी के दौरान अपने आप को देखता है? तो देखिए, जो अपना जो क्षेत्र है वो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से आता है, तो इसमें सबसे पहले तो प्रॉब्लम आती है लड़कियों के लिए कि माँ बाप जो है भेजना नहीं चाहते हैं, और भेजते भी है तो कहीं ना कहीं उनकी समस्या आती है आर्थिक स्थिति की, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा जो बच्चे बेचारे आते हैं तो कहीं आने जाने में टाइम खराब होता है, या मेहनत पड़ती दूरी की वजह से बच्चे रह जाते हैं, तो ये कई समस्या आती हैं। और दूसरी बड़ी, जो बच्चे आ भी जाते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है मैथ में। बच्चे जो सब परेशान रहते हैं, लड़कियाँ परेशान रहती हैं, तो वो सिर्फ मैथ की वजह से। और अपने यहाँ जो सेंटर है वो सबसे टॉप पे है, और मैथ में तो कैसा भी बच्चा हमारे सेंटर पे आ जाए बिल्कुल जीरो, जिसने जीवन में कभी भी मैथ नहीं सीखी है तो अहमद सर से जो है वो मैथ 100% सीख सकता है। अब ये तो इस पे मोहर तभी लगेगी जब मैं आपके कोचिंग में जाऊंगा और बच्चों से। हाँ बिल्कुल, आप आइए और बैग फीड लीजिए, क्योंकि हम लोग जो है पूरी सच्चाई नहीं बताएंगे, बच्चे जो है वो आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। फीडबैक तो उनसे ही मिलेगा, जेन्युइन। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि ऑनलाइन भी अपने आप को लेके आ रहे हैं, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में आप क्या फर्क समझते हैं वैसे? देखिए, मेरा जो मानना है राजा भाई कि जो ऑप्शन ऑफलाइन में है वो ऑनलाइन में कभी नहीं मिल पाएगा, जो बेहतर ऑफलाइन में है वो ऑनलाइन में नहीं हो पाएगा। पढ़ा हम भी रहे हैं और भी लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चा जो है कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है ऑनलाइन वाला, क्योंकि जो चीज़ें उसे मिलनी चाहिए वो चीज़ें ऑनलाइन नहीं मिल पाती हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है और क्लास चल रही है, बच्चे के पास मौका नहीं होता कि वो नोट्स बना पाए, और इतना समय भी नहीं दे पाते बच्चे लगातार फ़ोन पे या लैपटॉप पर। तो इसमें क्या, जैसे ही उनकी स्क्रीन बंद हुई वैसे ही सब चला गया। नहीं, वो पीडीएफ भी तो प्रोवाइड कराते हैं ना? पीडीएफ जो कराते हैं प्रोवाइड, लेकिन उसमें समस्या क्या आती है, उसमें क्वेश्चन जो उन्होंने करवाए हैं उसी बेस पे दे देते हैं। अब समस्या की बच्चे करते हैं प्रैक्टिस सेट, आप किसी बच्चे से पूछना जा करके, जब करते हैं प्रैक्टिस सेट तो उनसे वो क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, और जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं वो वहाँ पे ऑनलाइन उन्हें नहीं मिल पाती हैं। जैसे बच्चे की जो भी कमजोरी है वो ऑफलाइन में टीचर से कह सकता है, और ऑनलाइन में कोई सुनने वाला वहाँ पे नहीं होता है। तो अभी ऑनलाइन पढ़ाना आपने कब से स्टार्ट किया है लगभग? ऑनलाइन हमें पढ़ाना लगभग एक वैसे पढ़ाया था हमने 2019 में पढ़ाया था, लेकिन उसमें हमारी व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक। तो हमने वहाँ पे बंद कर दिया था। अब हमने ठीक 1 साल पहले हमने स्टार्ट दोबारा किया है, हमने काफ़ी खर्चा किया उसमें, डिजिटल बोर्ड लेके आए थे, कैमरा लेके आए, सारी व्यवस्था हमने कर रखी है, और ऑनलाइन चला रहा है। और ऑनलाइन उनके लिए बेहतर है जिनके पास पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं है, जॉब कर रहे हैं, तो ना पढ़ने से अच्छा है कि ऑनलाइन पढ़ लें तो बेहतर है। ये तो है। अच्छा, जो जेन्युइन बच्चे हैं, मान लीजिए जो पढ़ाई में बहुत रुचि रखते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके घर में गाइडेंस मिल गया है या मिल जाता है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें गाइडेंस सही नहीं मिल पाता है। तो एक सही और इफेक्टिव स्ट्रेटजी क्या होगी रोजाना पढ़ने के लिए? देखिए, रोजाना पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा कि हमें किस टाइम से किस टाइम कैसे क्या क्या पढ़ना है। दूसरी बात है, एक बच्चे ने हमसे क्वेश्चन किया कि सर हमें जॉब हासिल करने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो हमने कहा बेटा तुम्हारा ये क्वेश्चन ही गलत है। कैसे? कि अगर आपने सोच लिया कि हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए इतने घंटे पढ़ना है तो समझ लो आप वहीं से पीछे हट जाओगे। हमें सिलेक्शन लेना है तो फिर टाइम नहीं देखेंगे कितने घंटे पढ़ना है,
ये तो देखना ही नहीं है। और दूसरी बात, जो हमारा पढ़ने का तरीका होना चाहिए डेली, वो सरल सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, तब कठिन की ओर चले। ऐसा ना हो हमने कठिन सब्जेक्ट स्टार्ट कर लिया, हमारा मूड ऑफ हो गया और हमने किताब का वगैरह बंद कर दी है। वातावरण जो है शांत होना चाहिए, तभी बच्चे की स्टडी अच्छी हो पाएगी। और दूसरी बात, खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि हमने देखा है बच्चे क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन पूछा, भले उनका क्वेश्चन सही है लेकिन उनके खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। ये तो मेन चीज़ है कि उसका कॉन्फिडेंस सही होना चाहिए। बच्चे का कॉन्फिडेंस सही होना चाहिए। अच्छा, एक स्टूडेंट के लिए मॉक टेस्ट कितना कारगर साबित हो सकता है अपनी तैयारी को परखने के लिए? वैसे जो आपने क्वेश्चन किया है मॉक टेस्ट का, इसका रोल जो है बहुत अधिक होता है। किस प्रकार से होता है कि जो बच्चा कोर्स को करता है तो कोर्स से कहीं ना कहीं उसका रोल अधिक होता है। रीजन क्या है कि कोर्स पहले तो जो बच्चा मॉक टेस्ट लगाए, तो ऐसा नहीं है कि पहले कोर्स नहीं किया मॉक टेस्ट लगाने लगा, तो तरीका सबसे गलत है। पहले उस बच्चे को उसका जो भी तैयारी कर रहा है उसका पूरा सिलेबस कवर कर ले जी, चाहे वो हिंदी का हो, जीएस का हो, रीजनिंग का हो, मैथ, पूरा सिलेबस सब कवर हो जाए, फिर मॉक टेस्ट लगाओ। फिर अपनी क्षमता को आंको कि क्षमता में क्या है, और उसमें फिर आप ये देखो कि हमें कमी क्या है, कि हमने कहाँ पर गलती की है, क्या स्कोर कर रहे हैं आप? क्या स्कोर कर रहे हैं और कहाँ पे गलती की है। तो जहाँ पे गलती है उसी को सुधार लेंगे, और गलती हमारी सुधरती चली जाएंगी, हम एक दिन 100% कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, आपके कहने का ये मतलब है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें फिर मॉक टेस्ट दें, या चैप्टर वाइज मॉक देते रहें? देखिए, पहले तो जैसे आपका चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है, चैप्टर वाइज मतलब मॉक टेस्ट लगाओ। चैप्टर वाइज जब आपका पूरा हो जाए, पूरा सिलेबस हो गया है, फिर कंबाइंड लगाना चाहिए। और फिर उसमें देखो कि हमारी क्षमता इसमें क्या आ रही है, और अपनी कमियों को ढूंढो कि हमारी कमी कहाँ रह गई, हम कहाँ पे पीछे हैं, उसी को फिर दोबारा पढ़ो अपना। बिल्कुल ठीक बात। कमी को तो जैसे कि परखना बहुत ज़रूरी होता है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। और मैंने देखा है कि मेरे कई कलीग हैं और कई फ्रेंड्स हैं, वो मॉक टेस्ट को सच में बहुत अच्छा बताते हैं कि काफ़ी अच्छा साबित होता है, कारगर साबित होता है पढ़ाई के दौरान। कुछ बच्चे मान लीजिए ओवर एज हो गए, या कई बार एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बन पाते हैं किसी कारणवश, तो उनके पास कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? देखिए, ये आपने क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा किया है, और हमसे बच्चे करते भी हैं। आपने देखा होगा कि जो तैयारी करता है, जैसे कोई मतलब तैयारी करता है, कोई कराता है, और जो आईएएस बन जाता है, आईएएस बन जाता है, उसको कौन पढ़ाता है? जिसने आईएएस क्वालिफाई नहीं किया है। अक्सर आपको वही मिलेगा कि जिसने क्वालिफाई नहीं किया वही पढ़ाता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास उस चीज़ का अनुभव है। वो ये बता सकते हैं कि मैंने कौन कौन सी गलती की है, वो गलती आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले ऑप्शन क्या है कि आपके पास जो क्वालिटी है, वो उस क्वालिटी का प्रयोग करो, उस क्वालिटी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वहाँ पे नहीं जाना चाह रहे हैं, तो अपना कोई निजी क्षेत्र में देखें किस चीज़ की कमी है, उस क्षेत्र के अनुसार अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर कोई निजी कंपनी है प्राइवेट, वहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। अब जैसे बिजनेस वाली बात ये है कि कुछ लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, या कुछ लोगों के पेरेंट्स भी अच्छी जगह पर या अच्छी पोजीशन पर होते हैं, तो वो लोग तो उन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन बहुत से, जैसे कि आपने बताया, आप जिस तरह से जिस जगह से बिलोंग करते हैं, शायद आप या हम लोग वो नहीं मैनेज नहीं कर पाते। तो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए, वो या तो प्राइवेट जॉब की तरफ जाते हैं, या फिर अच्छा, अगर स्किल बेस पे देखा जाए कि पढ़ाई के साथ साथ अगर हम किसी स्किल को भी अपने आप डेवलप करते रहें, तो क्या वो इफेक्टिव नहीं रहेगा? वो जो आपने क्वेश्चन किया ये बहुत बढ़िया है। इसमें क्या है कि जो हमारा, जैसे हम स्टडी कर रहे हैं, साथ साथ में कोई चीज़ ऐसी सीखे जो हमारे लाइफ में काम में आए। अगर हमारे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती तो हमारे ऑप्शन रहे, जैसे कंप्यूटर हम सीख लें, लैपटॉप चलाना सीख लें, या कोई अन्य काम ऐसा होता है जो हम सीख लें जिसके अनुभव पे हम उसका मतलब काम आगे कर सकें, जैसे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें। जैसे भी आपने कहा कि मतलब किसी को आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम आती है, वो नहीं कर पाता है, तो हमने आप बोला कि ऐसा कोई बिजनेस देखो कि जो क्षेत्र में ना हो या कम हो और जिसमें कम पैसा खर्च हो, तो उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे कई भी हैं जो बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो यही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर पढ़ाई में बच्चा अच्छा है, कि कुछ चीज़ें शुरुआत में ही पता लग जाती हैं कि हम कहाँ पर लाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर अपने आप को परख चुके हैं, तो कोई ना कोई स्किल मेंटेन करके चलें, जिससे कि पढ़ाई में अगर बाई चांस कुछ नहीं हो पाता है, तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी लाइफ को। और ये शायद आपके कुछ फ्रेंड्स रहे होंगे, क्या ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे सिलेक्टेड हो गए हों? एक दो अगर एग्जांपल देना चाहें जो आप अच्छी जगह पर हैं।
देखिए हमारे फ्रेंड ही हैं जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं गए हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक बैंक ले ली है, प्राइवेट बैंक, जैसे हाँ BC से बोलते हैं, वो बैंक ले ली है, तो वो चला रहे हैं, तो उसके माध्यम से उनकी अच्छी कमाई हो रही है। अच्छा, BC पॉइंट ले रखा उन्होंने। और इसके अलावा कई ऑप्शन ऐसे हैं जो हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक हमारे मित्र समझो या स्टूडेंट समझो, भोपाल सर हैं, वो अपने नगर पालिका में जो है जॉब कर रहे हैं, अच्छी खासी है। नहीं, मिलता है तो अच्छी बात है, वरना कुछ ना कुछ तो किया जाए। हाँ, कोई ना कोई ऑप्शन देखें। और मेरा मानना यह है, आप जिस क्षेत्र से जुड़े तो उस क्षेत्र में जुड़े रहें, उसको छोड़े ना। अगर छोड़ दिया तो आप लॉस में चले जाओगे, क्योंकि हम जब कोई काम स्टार्ट करते हैं तो काम छोटे से स्टार्ट किया जाता है, तभी आप मंजिल पे पहुंच पाएंगे बड़ी। और अगर हम छोटा स्टार्ट नहीं करेंगे तो बड़ी कैसे पहुंच पाएंगे। नहीं, आपकी स्टोरी सच में इंस्पिरेशनल है, क्योंकि आपने जो बताया कि एक गांव से निकलने के बाद कैसे अपने आप को स्टैब्लिश किया फरीदपुर में, जबकि ऑलरेडी बहुत सारे कोचिंग सेंटर थे, और आज आप कह रहे हैं कि 350 से ज़्यादा बच्चे आप अभी पढ़ा रहे हैं, प्लस 1000 से ज़्यादा अभी सिलेक्शन भी दे चुके हैं। बिल्कुल, आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे ही कोचिंग आपकी फलती फूलती रहे।